बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और आज हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर उसका पहला हिस्सा पढ़ा था जिसमें हमने क्वांटम नंबर की डेफिनेशंस और दो क्वांटम नंबर्स उनको स्टडी किया था, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आज हम इस लेक्चर में उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते और इस लेक्चर में हम बकिया दो क्वांटम नंबर आई मीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर इनको स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर में आप शेप्स ऑफ ऑर्बिटल उनको भी स्टडी करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। माय डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल उसके डिफेक्ट उसकी तरफ जाएं तो मैंने डिफेक्ट में ना एक चीज आपको पढ़ाई थी, ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि व्हेन द एक्साइटेड एटम्स आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट्स अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट्स अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन एंड दैट स्प्लिटिंग वाज कॉल्ड द ज़ीमैन इफेक्ट। और हमने कहा था बोहर एटॉमिक मॉडल ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता, ये उसके डिफेक्ट्स में शामिल था। जैसे कि ये देखें, जब आप ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो रही है, ये है ज़ीमैन इफेक्ट। साथ ही साथ हमने एक और चीज भी देखी थी स्टूडेंट, हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास ये सोडियम का स्पेक्ट्रम है, इस सोडियम स्पेक्ट्रम में दो येलो लाइंस है, ये दो येलो लाइंस आती हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप सोडियम स्पेक्ट्रम को सोडियम एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर फिर उसका स्पेक्ट्रल लें तो फिर आप देखेंगे कि ये दोनों जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये स्प्लिट्स अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन मजीद छोटी छोटी लाइन में, दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन मजीद स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड होगी, क्लोजली स्पेस्ड लाइन में डिवाइड होगी। दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। और ये स्प्लिटिंग तब होती है जब आप एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं या जब आप एटम पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये था ज़ीमैन इफेक्ट। अब ये जो स्प्लिटिंग के बाद जो नई हमारे पास नया स्पेक्ट्रम हासिल हुआ, इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट देता है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ज़ीमैन इफेक्ट उससे ओरिजिनेट है, उससे हमने इसको ड्राइव किया है और इसमें स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस by applying magnetic field or as a result of this splitting we get closely spaced lines। closely spaced line, ये जो closely spaced line है they give us the concept of orbital। इसका मतलब है इस ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए एक और क्वांटम नंबर की जरूरत है एंड दैट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जरा ना तसलसल देखें, आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन थी, स्पेक्ट्रल लाइन गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। फिर आपके पास मल्टी स्ट्रक्चर फाइन स्ट्रक्चर्स आ गए, दैट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल्स एंड नाउ यू हैव द क्लोजली स्पेस्ड लाइन। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते दे गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ये हमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। और ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव अनदर क्वांटम नंबर एंड दैट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। माय डियर स्टूडेंट, हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। जरा
प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की तरफ आए वैल्यूज के लिहाज। जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ा था तो एन कहा था हमने उसे, एन की वैल्यू क्या थी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, यानी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एन की वैल्यू थी। जब हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को पढ़ा उसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया था और उसकी वैल्यू वाला क्या थी 0 1 2 3 अप टू n-1। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू क्या आती है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो m की वैल्यू है ये हमें क्या बताती है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? तो मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ m हमें 3 बातें बताती है। m की वैल्यू 3 बातें। नंबर 1, इट टेल्स अस द degeneracy of orbitals in space। अच्छा, एक टर्म आ गई डीजेनरेट, ये टर्म आगे फ्रीक्वेंटली यूज होगी। तो जब भी ये आए ना डीजेनरेट मीन हैविंग सेम एनर्जी, ये मीनिंग आपने ध्यान में रखना है। डीजेनरेट हैविंग सेम, तो द वैल्यू ऑफ m गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट degeneracy of orbital in space। Number 2, it gives us information about different ways मुख्तलिफ तरीके in which subshells can be arranged along x, y and z axis in magnetic field, in the presence of magnetic field। तीसरी बात, the value of m magnetic quantum number, the value of magnetic quantum number, the value of m, it gives us information about different space orientation, different space orientation of a subshell, ये तमाम बातें। अब ना हकीकत में इन तीनों का एक ही मतलब है, ये तीनों में क्या बता रही, ये मैं बता रही हैं कि जिस सब शेल के लिए m की जितनी वैल्यूज आएगी उसकी स्पेशल ओरिएंटेशन उतनी होगी। अब जरा इसको समझना। मैं आगाज करता हूं नंबर 1, रिलेशन बिटवीन सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, या इसको मैं यूं कह सकता हूं कि किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। आप इसको क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। यानी वी कैन से कि कोई भी सब शेल जब एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितनी डिफरेंट शेप्स ओरिएंटेट कर सकता है, स्पेस ओरिएंटेशन उसकी कितनी आ सकती है। जरा देखें, मैं पहले आगाज करता हूं एस सब शेल से। एक फार्मूला ज़हन में रखें, फार्मूला है m दैट इज इक्वल टू 2l+1। दिस वन इज द फार्मूला। ये फार्मूला हमें बताता है कि किस सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं। मैं आगाज करता हूं एस सब शेल से। एस सब शेल, माय डियर स्टूडेंट, अब मैं साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल के साथ साथ मैं आपको ऑर्बिटल्स की शेप्स वो भी साथ साथ डिस्कस करूंगा। पहले एस सब शेल में आए, हम देखना चाहते हैं कि एस सब शेल के लिए m की कितनी वैल्यू है।
अब एस सब शेल के लिए एल आ गया 0, ये हमने पीछे पढ़ा है। माय डियर स्टूडेंट, जब एल 0 होगा ना, यहां 0 पुट करें, 0 2 0, 0 + 1 दैट इज 1, तो m की एक वैल्यू आएगी। जब l 0 होगा तो m की एक वैल्यू आएगी, एक, और जो m की वो वैल्यू आएगी दैट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास s सब शेल होता है ना, तो s सब, जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो s सब शेल है, जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ये सिर्फ एक ही शेप अज्यूम करता है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि s सब शेल का एक ही ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल का नाम है s ऑर्बिटल। तो किसी भी सब शेल के लिए m की जितनी वैल्यूज आएंगी उतने उसके ऑर्बिटल्स होंगे, उतनी उसकी स्पेस ओरिएंटेशंस होंगी। अब जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये s ऑर्बिटल्स है। दिस s orbital belong to first orbit, this one is called 1s, it is small in size। अब ये दूसरा s ऑर्बिटल आ गया। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली है 3 डायमेंशनल, सिमेट्रिकल आई मीन इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुसावी तौर पर, यकसा तौर पर तकसीम है, दैट इज सिमेट्रिकल। और स्फेरिकल मीन 3 डायमेंशनल, यानी न्यूक्लियस के इर्द इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है। तो द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये लफ्ज आपको याद करना पड़ेगा। यानी मैंने आपसे कहा द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब जरा आए, मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके पास ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है। अब तमाम s ऑर्बिटल की शेप सेम है, हां साइज चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4, वैसे वैसे s ऑर्बिटल की शेप साइज जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो s सब शेल के लिए m की वैल्यू 1, और कौन सी 1? 0i, और 0 का मतलब है इट हैज ओनली 1 ऑर्बिटल एंड दैट इज द s ऑर्बिटल। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया p सब शेल। p सब शेल के लिए हमने पढ़ा था, p सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 1। स्टूडेंट यहां 1 पुट करें, l की जगह पे 1 पुट करें। जब आप 1 पुट करेंगे 2 1s are 2, 2 + 1 3, तो m की 3 वैल्यू आएंगी। जब m की एक वैल्यू आई थी ऊपर तो हमने 0 लिखी थी, अब m की 3 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी? एक आएगी -1, एक आएगी 0 और एक आएगी +1। तो इसका मतलब है कि s सब शेल जो है, s सब शेल की 3 स्पेस ओरिएंटेशन है। s सब शेल की, जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो s सब शेल 3 डिफरेंट वे में अपने आप को अरेंज कर देता है। कैसे पता चला 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं? क्योंकि हमारे पास m की 3 वैल्यूज आ गई। ये जो -1 है इट रिप्रेजेंट द px, ये जो +1 है इट रिप्रेजेंट द py, और ये जो 0 है इट रिप्रेजेंट द pz। तो फॉर p सब शेल वी हैव 3 ऑर्बिटल्स, px, py, pz। जरा बात को एक और तरह समझे माय डियर स्टूडेंट, जरा इस फिग को देखें। मैंने आपको जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपसे कहा था कि ये 3 डंबल हैं, ये डंबल यहां पे पड़े हैं, तीनों डंबल एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तीनों डंबल का एनर्जी लेवल सेम है, तीनों डंबल डीजेनरेसी शो कर रहे हैं, दे आर द p सब शेल। ये है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप क्या करें? आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखें या एटम पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। अब क्या होगा? ये तीनों डंबल स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट होकर ये तीनों डिफरेंट एक्सेस पे चले गए। एक एक्स एक्सेस पे चला गया,
एक y एक्सिस पे चला गया और तीसरा z एक्सिस पे चला गया। यानी अब इनकी 3 डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन आ गई, 3 डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन। और ये जो स्पेस ओरिएंटेशन है, दीज आर कॉल्ड द ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब है पी सबशेल, इसके कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3। आप इनको सेपरेटली देख सकते हैं। ये हमारे पास पी एक्स आ गया, दिस वन इज द पी वाई एंड दिस वन इज द पी जेड। मैंने इन तीनों को अलग अलग कह दिया। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर आप 2p लेंगे, यानी p ऑर्बिटल बिलोंग 2px, दिस px बिलोंग टू द सेकंड ऑर्बिट, तो ये मेरे पास 3px आ गया। है तो डंबल शेप अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन अब इसका साइज इंक्रीज कर गया। इसका मतलब है जब आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो देयर इज नो चेंज इन द शेप बट देयर इज एन इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ता जा रहा है, साइज इंक्रीज करता जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट, एक ये जो हम लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, मैं ऑर्बिटल को साथ साथ स्पेस ओरिएंटेशन भी कहता जा रहा हूं। ऑर्बिटल भी कह रहा हूं, स्पेस ओरिएंटेशन भी कह रहा हूं। ओरिएंटेशन को हम उर्दू में कहते हैं महल्ले वकू। ओरिएंटेशन को हम कहते हैं पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से पोजीशन, यानी एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे, तीसरा जी एक्सिस पे, तो तीनों की एक दूसरे के लिहाज से ये जो पोजीशन आ गई, दिस वन इज कॉल्ड स्पेस ओरिएंटेशन, दिस वन इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। अब हम मूव करते हैं, वी हैव द डी सबशेल्स। माय डियर स्टूडेंट, डी सबशेल, डी सबशेल के लिए ना एल की वैल्यू है 2, और स्टूडेंट यहां 2 पुट करें, एल की जगह पे 2 लगाया, 2 2 4, 4 1 5, तो एम की 5 वैल्यूज आई। 5 कौन कौन सी वैल्यू? -2, -1, 0, +1, +2। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं? मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस सब शेल उसके कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, तो आप इस फार्मूला की मदद से आप उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। एल की वैल्यू पुट करें, जब आप एल की वैल्यू पुट करें तो जितनी एम की वैल्यूज आएंगी उतनी उस सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन पॉसिबल है, उतने उसके ऑर्बिटल्स बनते। इसका मतलब है डी सब शेल की, जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डी सब शेल 5 स्पेस ओरिएंटेशन अज्यूम कर जाता है, 5 ऑर्बिटल्स हासिल होते हैं। उन ऑर्बिटल्स के नाम, एक है डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जी, तीसरा डी जेड एक्स, नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, ये तरतीब है, एक्स वाई, वाई जी, जेड एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वन द फिफ्थ वन इज डी जेड स्क्वायर। तो दीज आर 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल्स। आइए इनकी ना हम शेप को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले ना मैं आपको डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, इन तीनों के बारे में बताता हूं। पहले इन तीनों को, ये मेरे पास जो है ये डी एक्स वाई इस ऑर्बिटल की शेप, ये मेरे पास डी वाई जी की शेप, और ये मेरे पास डी जेड एक्स की शेप। अब तीनों में देखें एक सिमिलैरिटी है। तीनों में सिमिलैरिटी क्या है स्टूडेंट? इन तीनों में जो लोब्स हैं, डंबल के जो लोब्स हैं, दे लाई बिटवीन द एक्सिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। मैं जरा एक आपको बात बताऊं, ये जब मैं ये बनाता हूं ना, ये वाला, ये दिस वन इज कॉल्ड लोब। लोब हमारी बुक में लिखा हुआ, दिस वन इज एग शेप्ड लोब, एग शेप्ड, अंडे की शक्ल का लोब। एक ये लोब और एक ये लोब आ गया। ये लोब जब दो लोब मिले तो ये हमारे पास क्या बन गया? डम्बेल, डंबल बना। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि देखे ये जो आपके पास डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, ये जो तीनों डी ऑर्बिटल्स है, इसमें जो लोब्स हैं, लोब्स
दे लाई बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के दरमियान है। नाउ लुक एट द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लोब्स है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। तो इन दिस ऑर्बिटल, इन दिस डी ऑर्बिटल, द लोब्स लाई ऑन द एक्सिस। पहले था बिटवीन द एक्सिस, अब आ गया ऑन द एक्सिस। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द लास्ट डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में देखेंगे दोनों लोब जेड एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं और ये कॉलर एक बना हुआ, कॉलर। दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन, दिस इज कॉल्ड द कॉलर रोटेशन, कॉलर रोटेशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मेरा आपसे इसमें क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। बेटा जी, अब तक जो हमने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं ना, एस ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जी, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जरा नोट करना, ये जो पहला है ना एस, ये ऑर्बिटल है एस सबशेल का, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं पी सबशेल के, और ये 5 ऑर्बिटल हैं डी सबशेल के। इसी तरह अगर एफ सबशेल की बात करें, एफ सबशेल, तो एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू जो है वो 3 आती है। अगर मैं यहां 3 पुट करूं, 3 2 617, तो एफ सबशेल के लिए एम की 7 वैल्यूज आएगी। आई मीन एफ सबशेल्स हैव 7 स्पेस ओरिएंटेशन, हैव 7 ऑर्बिटल्स। लेकिन वो एफ सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम डी सबशेल के ऑर्बिटल्स तक ही स्टडी करेंगे। अब आए, ये हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स में जानना चाहता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। मैं जरा ना रेपिटेशन कुछ करवाना चाह रहा हूं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट उसका फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। दूसरी बात, जब हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, और उसका फार्मूला था 2 × 2l + 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इसको याद रखना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल 2 × 2l + 1। अब ऑर्बिटल आ गए, ऑर्बिट सबशेल, अब ऑर्बिटल आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, व्हाट इज द फार्मूला? आंसर, देयर इज नो फार्मूला। व्हाई? वेरी सिंपल, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एन ऑर्बिटल, ये सारे ऑर्बिटल है, किसी भी ऑर्बिटल में एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को, ये मैं ऑर्बिटल सपोज बना रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है तो दूसरा ये आएगा। हम इसे कहेंगे कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ रिसाइड करते हैं, ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो या तो किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट इज कॉल्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, या 2 आएंगे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। 3 नहीं आ सकते, मैक्सिमम 2 आ सकते। स्टूडेंट, एक और चीज, और वो क्या, जरा गौर से सुनना, तवज्जो से। मैं ना अब तक जितना भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, ये जो तीनों क्वांटम नंबर पढ़ा चुका हूं ना, जरा इनको हम समराइज करते हैं सिंपली। देखें, मेरे पास ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इसके लिए पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। n = 1, n = 2, 3, n = 4। फर्स्ट ऑर्बिट इज k shell, l shell, m shell, n shell। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, इन सेकंड ऑर्बिट वी हैव द 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट वी हैव द 18 इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्थ ऑर्बिट वी हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स भी, ये जो 3 बातें आ गई ना, n की वैल्यू हर एक सर्कुलर पाथ को देना, फिर उनको शेल्स के लिहाज से KLMN,
फिर हर एक ऑर्बिट में, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n स्क्वायर के फार्मूला। अब आगे बढ़े, azimuthal quantum. In first orbit, we have only one subshell, that is 1s. In second orbit, we have two subshell, 2s and 2p. In third orbit, we have three subshell, 3s, 3p, 3d. In fourth orbit, we have four subshell, 4s, 4p, 4d, 4f. मैंने आपको कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं, मैं बार बार याद करवाता था। आप उस ऑर्बिट के n की वैल्यू देख लें, जो n की वैल्यू होगी उतने उसमें सबशेल होंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन देखो, फर्स्ट ऑर्बिट 1s2 और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट, उसमें 2 सबशेल है, 2s 2p, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और प्लस 2 8, और हमने कहा 8 ही होते हैं। थर्ड ऑर्बिट 3s 3p 3d, 3s s में 2, p में 6 और d में 10, ऐड करो, दे आर 18। फोर्थ ऑर्बिट, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, ऐड करो, दे आर 32। अब आगे बढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले मैं आपको ना वो समझा दूं, आपको हिंट दे दूं ताकि आप उस बात को समझें। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर हमें क्या बताता है? n स्क्वायर हमें बताता है किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। पहले हमने ऊपर पढ़ा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल 1, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल 3, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल 5, एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल 7। तो सबशेल में ऑर्बिटल वो पढ़ लिया। अब ऑर्बिट में ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल, ये जानना चाहिए। इसके लिए यू हैव द फार्मूला n स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल, ऑर्बिट के n की वैल्यू पुट करो, 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1। इसका मतलब इन फर्स्ट ऑर्बिट यू हैव ओनली 1 ऑर्बिटल एंड दैट ऑर्बिटल इज s ऑर्बिटल। इन सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 2 4, तो इसका मतलब है इन सेकंड ऑर्बिट यू हैव 4 ऑर्बिटल। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, एक ऑर्बिटल s का आ गया और 3 ऑर्बिटल p के आ गए, px, py, pz, तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास हो गए 4 ऑर्बिटल्स। अब आगे बढ़े, थर्ड ऑर्बिट, कितने ऑर्बिटल? 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो इन थर्ड ऑर्बिट यू हैव 9 ऑर्बिटल्स। कैसे? देखें, एक ऑर्बिटल s का, 3 p के, आई मीन px, py, pz, और 5 ऑर्बिटल जो है वो आपके पास d सबशेल के, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो टोटल आप इन्हें करेंगे तो 9 ऑर्बिटल्स। अगर आप फोर्थ ऑर्बिट में जाएं तो फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो क्या हम करेंगे? हम 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4s are 16, तो इन फोर्थ ऑर्बिट यू हैव 16 orbitals, 2 orbitals of 1 orbital of s, 3 orbital of p, 5 orbital of d and 7 orbital of f. तो टोटल there are 16 orbitals। ये बातें आपको याद करनी, और ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस क्वांटम नंबर को पढ़ते हुए हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल 3, d ऑर्बिटल 5, इनकी शेप्स को भी स्टडी किया। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हैज नो कंसर्न विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्पिन क्वांटम नंबर हम इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s। कुछ आगाज में बातें सुने। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव द alkali metals, we say फर्स्ट ए ग्रुप। सेकेंड ईयर में जाके आप इनको ना बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे। अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल। मुझे अब इनसे सिर्फ एक चीज गर्ज है जो मैं जानना चाहता हूं, जिसको लेकर मैं आगे, वो है कि दे बिलोंग टू फर्स्ट ए और दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन
in their outermost shell. अल्कली मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है अल्कली मेटल के आउटरमोस्ट शेल में। यानी सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 11, 2 in K shell, 8 in L shell, while 1 electron that is in M shell. तो आउटरमोस्ट शेल M सोडियम का, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अल्कली मेटल इनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम लें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और फिर आप उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखें। मैंने क्या कहा? अल्कली मेटल का एटॉमिक स्पेक्ट्रम लिया और उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखें तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन, मैं यूं इसको बना देता हूं, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ गया। दिस वन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। तो दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज फर्दर स्प्लिट्स अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। दो लाइन में स्प्लिट होती नजर आती है। इन दो लाइंस को हम कहते हैं DOUBLET, डबलेट स्ट्रक्चर। क्या हमने किया? दोबारा सुनना। अल्कली मेटल, उनका स्पेक्ट्रम लिया, एटॉमिक एमिशन ले लो, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन ले लो, कोई भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम ले लो, उसमें ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। अब इन स्पेक्ट्रल लाइन को जब आप हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखोगे तो ईच स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट्स अप इनटू 2 lines, 2 closely spaced line, and these are called doublet structure. अब यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या? माय डियर स्टूडेंट, आपने इन डबलेट स्ट्रक्चर को फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर इज समथिंग एल्स, वो और चीज है। फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर जो हमें सब शेल का कॉन्सेप्ट देते हैं, उनमें जो लाइन स्पेसिंग है वो कम है, और इनमें जो लाइन स्पेसिंग है वो कदरे ज्यादा है। ये और चीज है। दिस वन इज द डबलेट स्ट्रक्चर। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन माय डियर स्टूडेंट, 1925 में 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम है GOUDSMIT, गाउड स्मिथ, और एक का नाम है UHLENBECH, आहलेनबेक। ये 2 साइंटिस्ट, ये इन डबलेट स्ट्रक्चर इनकी ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल में, जब ये ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो ये इसकी सपोज इस तरह, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सेस के गिर्द भी स्पिन करता है, अपने एक्सेस के गिर्द भी घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करता है, दिस वन इज कॉल्ड सेल्फ रोटेशन। सेल्फ रोटेशन। while revolving in the orbitals, electron also spins its own axis, and this spin of electron is called self rotation. My dear student, very much similar to that of spinning of earth around the sun. सूरज है, सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है। 2 तरह से रोटेशन है, एक सूरज के गिर्द घूमती है और एक अर्थ अपने एक्सेस के गिर्द भी रोटेट करती है। जब जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, उससे मौसम चेंज आते हैं, सर्दी, गर्मी वगैरह, और जब जमीन अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करती है, उससे दिन रात तब्दील होते हैं। तो वो जो अपने एक्सेस के गिर्द जब जमीन घूमती है ना, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एक्सेस, और इस रोटेशन को हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन। दिस रोटेशन इज responsible for the origin of doublet structure. This rotation may be clockwise or may be anti-clockwise. अगर ये clockwise rotation हो
क्लॉकवाइज, तो इसको मैं प्लस हाफ कहता हूं और इसको मैं एरो यू शो कर देता हूं। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो माय डियर स्टूडेंट मैं इसको माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको यू शो करता हूं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है अगर किसी भी ऑर्बिटल में, ये एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल सपोज दिस वन इज px, एक ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2, तो एक जो है वो यू नीचे की तरफ, एक ये ऊपर की तरफ, यानी एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। इट इज इम्पॉसिबल, यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों ऊपर को जा रहा, ऐसा भी नहीं। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेंगे तो दे विल रिजाइड विद अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट एक कंसेप्चुअल पॉइंट, यहां पे हमारी डिस्कशन तो खत्म हुई ना, मैं कंसेप्चुअल पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ही रिजाइड करना चाहिए। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये मेरे पास ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, अब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज के बावजूद दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रिजाइड कैसे करते हैं, इसका मुझे जवाब चाहिए। इसका जवाब बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट। अब देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज की वजह से दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जिस फोर्स से रिपेल करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, सिमिलर चार्ज की वजह से। लेकिन साथ ही साथ एक और बात देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, ये अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जब कोई चार्ज रोटेट करता है, सेल्फ रोटेशन शो करता है, तो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और जिसकी वजह से उसके मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसका नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, इसके बरक्स ये वाला जो हमारे पास है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसका साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे। दोनों स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, इसका साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। यूं दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। दिस वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऊपर क्या आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, दिस वन इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These two forces are equal in magnitude, opposite in direction. लिहाजा एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती, कैंसल, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रिजाइड करते हैं। लेकिन तब रिजाइड करेंगे अगर एक क्लॉकवाइज मूव करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं हो सकता कि दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास ऑल दिस इज क्वांटम नंबर्स। आज के इस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और साथ ही साथ हमने स्पिन क्वांटम नंबर को पढ़ा और इसके साथ ही साथ मैंने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल उस टॉपिक को भी अकोमोडेट किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।